देश के 5 राज्यों के नतीजे सामने आए, मगर देश की निगाह सिर्फ पश्चिम बंगाल की रोचक लड़ाई पर ही टिकी रही। उम्मीदों के अनुरूप बंगाल के नतीजों में भी खेला हो गया। राज्य की 292 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 214 सीटों पर कब्जा जमा लिया, जबकि राज्य में पहली बार भगवा सरकार का दावा कर रही भाजपा 76 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से ही हार गई। ममता 1956 वोट से भाजपा में गए अपने ही पुराने सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी से मात खा गई। हालांकि अपनी हार के बाद ममता बनर्जी ने नतीजे के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। उधर सीटों के मामले में भाजपा का प्रदर्शन भी 2016 की 3 सीटों के मुकाबले अच्छा रहा। भाजपा भले ही नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार में अपनी खुशियां तलाश रही है, लेकिन बंगाल की जनता ने ममता की पार्टी को तीसरी बार कुर्सी पर बिठाने का खेला कर दिया। इस चुनाव में बेशक ममता बनर्जी हारी, लेकिन उनकी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। हालांकि इस चुनाव में कम्युनिस्ट और कांग्रेस का सफाया होने से भाजपा विपक्ष के रूप में खड़ी हो गई। तृणमूल के पाले में देखें तो ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा का हर दाव उल्टा पड़ा। बंगाल में भाजपा भले ही 77 तक पहुंच गई, फिर भी यह उसके लिए निराशाजनक ही रहा। उधर असम विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन को मात देकर सत्ता में ऐतिहासिक वापसी की। असम में सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी करने वाली यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि असम में कांग्रेस की अजमल को साथ लेने और भाजपा ने जमकर भुनाया और हिंदू वोटरों को आसानी से एकजुट कर पाई। इसी तरह केरल में वामदल के नेतृत्व वाला एलडीएफ एक बार फिर सत्ता में काबिज होने जा रहा है। 4 दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कोई दल केरल में लगातार दूसरा कार्यकाल संभालने जा रहा है। एलडीएफ के 2 मुख्य घटक सीपीएम और सीपीआई ने मिलकर 79 सीटों पर जीत दर्ज की है और बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ऐसे में पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का सियासी असर बिहार के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत पर भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। वहां के ये चुनाव परिणाम पर्टिकुलर राज्य के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन देश की राजनीति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। विश्लेषकों का यह कहना है कि यह चुनाव सहज नहीं थे और पहला कोरोना काल में चुनाव कराए गए, लेकिन कई दिशाएं तय कर सकते हैं चुनाव, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या फिर रीजनल पार्टीज हो। उन सब के लिए एक नई लकीर खींची जा सकती है। बीजेपी के उत्साह और बीजेपी का कैंपेन प्लान जो है वो उसको मजबूर करेगा कि हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए कि कहां हमारी चूक है। जो बीजेपी लगातार 200 का दावा करती रही, वही एक नॉन पॉलिटिकल प्रोफेशनल पॉलिटिकल कह सकते हैं, जो इसको पैसे की तरह देख रहे हैं, मिस्टर प्रशांत किशोर जैसे ही जितना दावा जेपी नड्डा और अमित शाह 200 का कर रहे थे कि 200 प्लस दीदी की रवानगी तय, उसी तरह से प्रशांत किशोर ताल ठोक के कह रहे थे कि 100 क्रॉस करेंगे तो मैं ये पेशा छोड़ दूंगा। मतलब कोई इनमें से किसी ने ये नहीं कहा था कि 200 प्लस होगी, अगर 200 से नीचे होगी बीजेपी तो हम छोड़ देंगे, ये किसी ने नहीं कहा, प्रशांत किशोर ने कहा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कांग्रेस साउथ से बिल्कुल साफ कह सकते हैं। राहुल गांधी जहां से सांसद है वहां भी यूडीएफ को नहीं लेके आ सके। बंगाल की राजनीति को लेकर के बंगाल की स्ट्रेटेजी तो तय की कांग्रेस ने, उसको लेकर के हर किसी ने उंगली उठाई।
खैर, लेकिन जो कुछ है हम उसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे पैनल हमारे साथ में मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूरा इलेक्शन जन टीवी के साथ इन्होंने आप लोगों के साथ शेयर किया। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो पूरे इलेक्शन कैंपेन को देखा। आशीष मुखर्जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं, जो पूरे बंगाल कैंपेन को बहुत नजदीक से देखा उन्होंने, और बेबाक तरीके से उन्होंने टिप्पणी भी की, बताया भी कि बीजेपी का अतिवाद कितना उसके लिए घातक हो सकता है। वो तमाम चीजें भी हम देखेंगे। चलिए ओम सैनी साहब के पास में जाऊंगा एक बार में। ओम जी, बीजेपी और कांग्रेस दो बड़े दल, एक एनडीए की लीडरशिप, एक यूपीए की लीडरशिप। क्या मैं कांग्रेस के लिए एक बार एक सवाल करना चाहूंगा यहाँ पे कि कांग्रेस धीरे धीरे करके, बीजेपी का जब एजेंडा है ही कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब खुद के कांग्रेस की अपनी रणनीति भी मुझे लगता है कि कुछ संकेत दे रही है कि कांग्रेस को बहुत डीपली जाकर के अगर कोई आलोचना भी कर रहा है तो उसको सुना जाना चाहिए। ग्रुप 23 या दूसरे ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या वक्त आ गया कांग्रेस को पूरी तरह से आत्मचिंतन करने की जरूरत है? देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस को अपने वजूद को बचाने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो तो करना ही चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हम लोग पिछले 4-5 बरस से लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के रूप में पहचान ही नहीं जाती। मैंने बार बार कहा कि जो 1955 का कांग्रेस का रेजोल्यूशन था अधिवेशन का, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और उसके लेके कितनी बड़ी लड़ाइयाँ हो गई। मैंने आज तक कहीं पर भी इस डिबेट के बारे में नहीं सुना, किसी ने इस पर डिबेट नहीं की कि कांग्रेस की उन बुनियादी बातों को लेकर के श्रीमती गांधी ने अपनी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई लड़ी, अपनी पार्टी की बाहरी लड़ाई लड़ी, आपातकाल से पहले अपने आप को स्थापित किया, उसके बाद में उन्होंने आपातकाल लगाया, और सब सारा सिलसिला वो लंबा चौड़ा सिलसिला है। और फिर आज मुझे यही लग रहा है कि कांग्रेस अपने वजूद को स्थापित करने में या परिभाषित करने में या प्रोजेक्ट करने में बड़ी कमजोर रही है। और उसका अपना दुर्भाग्य है। इसमें ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो अपना तौर तरीका है, वो तो साफ साफ कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस स्वयं अपने कामों से ऐसा स्थापित नहीं कर रही कि वो अपने आप को यूनाइट करके और उन सारी बातों को जिनके लिए पहचानी जाती है, यानी विभिन्न वर्गों में समन्वय, जातियों में समन्वय, क्षेत्रों में समन्वय, संघीय ढांचे को बना करके और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर के रूप में या कॉन्स्टिट्यूशन के चौकीदार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। क्योंकि भारत के संविधान के प्रति कोई पार्टी जो घोषित रूप से अपने आप को कहती है कि हम लोग उसके प्रोटेक्टर हैं, तो वो कांग्रेस है। उसके बाद की पार्टी अलग है। लेकिन साथ साथ में जो दूसरा दुर्भाग्य है वो ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करके और एक बहुसंख्यकों का या बहुसंख्यकवाद को स्थापित करने की जो चेष्टा भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उस पर भी इन चुनावों के परिणामों से गहरी चोट लगी है। तो पुनः एक संघीय ढांचे के बारे में, पुनः एक क्षेत्रीय ताकत के बारे में, उन क्षेत्रीय ताकतों को सम्मान देने के बारे में सोचने के लिए बाध्य हो जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस तो पहले से ही है, लेकिन साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इनका जो अति विश्वास था, वो सोच रहे थे कि ये जिस तरीके से जा रहे हो, तो बंगाल में आपने बताया, प्रशांत जी ने जो बोल रहे थे कि डबल डिजिट में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, ये कहा था उन्होंने, सोकेली का डबल डिजिट की बात की थी और निश्चित रूप से वही हुआ। लेकिन ये लोग जो लगातार बोलते रहे, किस आधार पे बोलते रहे, कैसे बोलते रहे, तो एक ही आधार हम लोगों को देखने में मिलता था कि बहुसंख्यकवाद को जोड़ना चाहते हैं, यानी कि जो एक पर्टिकुलर जमात है उसके साथ लेकर के ध्रुवीकरण, जो धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, वो स्थापित करना चाहते हैं। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूं एक बार में। बीजेपी के लिए पूरा इलेक्शन कैंपेन देखिए आप, जितनी सभाएं, जितने ताबड़तोड़ रैलियां, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो और दूसरे मंत्रिमंडल के सदस्य हो, बंगाल के साथ साथ केरल को भी साधने की कोशिश की। पुडुचेरी में कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन करवाया और उसके बाद में वापसी की। असम में चले इनका कब्जा था, कब्जा बरकरार रखा। लेकिन एक बात साउथ पे भी, बड़े राज्यों पे बड़ी नजर है भारतीय जनता पार्टी, ताकि राज्यसभा में पूरी तरह से अपने आप को मेंटेन कर सके। AIADMK के साथ में अलायंस किया इन्होंने, लेकिन वहां स्टालिन ने हर तरह से हर मोर्चे पर बीजेपी को मात देने की पहले दिन से तैयारी की हो, चाहे रणनीतिक रूप से हो, चाहे चुनाव कैंपेन के रूप में हो। लेकिन बात बंगाल की, क्योंकि एक ही चरण था तमिलनाडु में
वहां से ज्यादा लोगों का ध्यान था कि पूरे देश की जो राजनीति के जानकार हैं कि बंगाल में क्या होगा। बंगाल चुनाव प्रचार को अगर हम देखें तो मीडिया की रिपोर्ट्स में देखें, आप सोशल मीडिया पे देखें, आप जो कुछ दिखता था वो बस केवल एक ही कमल ही दिखता था, या अमित शाह के रोड से उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और नरेंद्र मोदी जी की जो सभा है और उनका जो एक तरह अंदाज था, वो मुझे लगता है काफी कुछ दिखाया। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कभी ओवर डाइट कर लेते हैं, उससे हमारा हाजमा बिगड़ जाता है, वही सब कुछ तो नहीं हुआ। बीजेपी का ओवर रिएक्ट रहा है पूरे इलेक्शन में, उसका नुकसान उठाना पड़ा। देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से भाजपा केंद्र में शासन में आई, उसके बाद उनके पास जिस प्रकार से प्रचार प्रसार का माध्यम मजबूत था, उसकी मजबूती के साथ उन्होंने बंगाल में प्रभावशाली तरीके से निभाया और दिखाने का प्रयास किया कि वो सत्ता में आ रहे हैं। चाहे वो सत्ता में नहीं आने की कोशिश, वो तो क्योंकि केंद्र में के प्रधानमंत्री और केंद्र के गृह मंत्री किसी राज्य के चुनाव को अपना पूरा वर्चस्व मान के कहे कि हम तो वहां पे स्थापित होंगे, हम भारत नहीं बंगाल हमारा है, इस तरह का अगर नारा देने की बात करें तो निश्चित रूप से होता है। प्रचार प्रसार किसका होता है? प्रधानमंत्री कहीं पूछते हैं तो छपता है सब जगह, और प्रधानमंत्री का मुकाबला करने के लिए ममता बनर्जी ने जिस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाई, उसे निश्चित रूप से कहा जाएगा कि बंगाल चुनाव में मोदी जी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ये बात सही है कि आसाम ने वेंटिलेटर पे जाने से बचा लिया मोदी जी को। ये आने वाला समय अब आपको बताएगा कि देखिएगा कि जब देखिएगा जिस तरह से मुस्लिम एकता का सूत्र कैसे बंधेगा। अब आने वाला जब चुनाव होगा यूपी का या उत्तराखंड का या पंजाब का, वहां पर बहुत बड़ी चुनौती मोदी जी को मिलने वाली है, क्योंकि इससे पहले जब मोदी जी गए थे चुनाव में तो यूपी जीता था उन्होंने, और अमित शाह ने जिस मुहिम से इजाद किया था कि पन्ना प्रमुख हमारा प्रभावशाली तरीके से काम करा और उन्होंने सत्ता हत्या ली थी। यहाँ पर वो पन्ना प्रमुख भूल गए थे ना, पन्ना प्रमुख के माध्यम से मैनेजमेंट जिस तरह से करना, उन्होंने 3 वहाँ के देखिए सांसदों को खड़ा किया, हार गए, ममता दीदी हारी निश्चित रूप से, लेकिन वो अपने राज्य को बचाने में कामयाब हो गई। और निश्चित रूप से उन्होंने जिस प्रकार से प्रचार प्रसार और जिस प्रकार से कामकाज किया, प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार उनके थे, जिस प्रकार से उन्होंने ममता जी को कहा कि आप जाइए नंदीग्राम और लड़िए चुनाव, चाहे भले कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मोरल बूस्टअप देने के लिए बंगाल के उनके प्रत्याशियों को ये बताने के लिए कि केंद्र सरकार चाहे भले कितना खर्चा कर ले, चाहे भले अपने संसाधनों को जुटा ले, लेकिन हम उसका मुकाबला पूरी तरीके से करेंगे और पहले से भी अधिक सीटें जीतना, ये संदेश जाता है। अब ममता जी बंगाल की नेता नहीं, अब वो देश की नेता बनने की ओर अग्रसर होंगी। अब आने वाले चुनाव में देखेगा कि वो जाएंगी बंगाल का देते हुए कि देखिएगा मैं मुकाबला कर सकती हूँ, तो आप यूपी में मुकाबला कीजिएगा। अब यूपी में गठबंधन किस प्रकार का होगा, ये आने वाला भविष्य तय कर पाएगा। क्या बीएसपी सपा फिर से कांग्रेस के साथ आएगी या क्या कुछ होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूपी में जीत के लिए आपको किसी तरह से संगठित होना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर खंड खंड होके लड़ोगे चुनाव तो फिर वो स्थिति नहीं आने वाली। जो चलिए मैं आऊंगा वापस, श्याम जी वापस आ रहा हूं आपके पास में। आशीष मुखर्जी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए इस वक्त। आशीष जी, बंगाल से लगातार आपने हमें काफी कुछ वहां से जो बताया है, इलेक्शन कैंपेन से लेकर के और रिजल्ट्स तक, वो कुछ दिखाई भी दिया, वो सारी चीजें। नंदीग्राम का एक जो रहा आपका, उसमें कहीं चूक रही कि, लेकिन जो आपने बताया है कि 200 के आसपास सीटें ममता बनर्जी जीत सकती हैं, वो आपका अपना एक एनालिसिस था। एग्जिट पोल में भी आपने कहा कि बहुत ज्यादा यकीन नहीं हो रहा मेरे को, लेकिन यहाँ एक बात कहनी होगी कि ममता बनर्जी की तीसरी पारी है ये, और इस पूरे इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की मुझे कोई चीज ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। एंटी इनकम्बेंसी AIADMK को तमिलनाडु से भी बाहर, मुझे भी वहां ऐसा कुछ, उनका प्रबंधन जो था उसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा, वो बिखराव था पार्टी में। लेकिन यहाँ ममता ने वापसी की, केरल में वापसी हुई, असम में बीजेपी ने वापसी की है। 2 स्टेट की जो बात हो रही है, देखिए वहां तो सेंध लगाई कांग्रेस के अंदर, बीजेपी ने पुडुचेरी में, वहां उस हिसाब से जीती है। लेकिन यहाँ जो मैनेजमेंट था AIADMK का, रिपोर्ट्स के अनुसार जो सारी बातें सामने हो, उसकी वजह से यहाँ हारना पड़ा। ममता जी को क्या अभी संयम रखना चाहिए? अगर बीजेपी से देखिए खुली चुनौती, मैंने इतना आक्रामक कभी नहीं देखा पहले। नरेंद्र मोदी अमित शाह को जिस तरह से बंगाल को एक प्रेस्टीज पॉइंट के रूप में देखा जा रहा था, अब क्या वास्तव में ममता को
ममता दीदी को बहुत सावधान रह करके आगे अपने मिशन के रूप में अगर आगे बढ़ना है, अगर मान लो कि यूपीए या कोई ऐसा फ्रंट बनाती हैं, उसकी संयोजक बनती हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा तो अभी लगता है आपको कि पालना नहीं चाहिए उन्हें? देखिए, जब पिछले कई महीनों से बंगाल, खासकर 5 राज्यों के चुनाव में बंगाल को लेकर के चर्चाएं हो रही थी, तो 2-3 चीजें हमने चर्चा में डाली थी अपनी सोच के हिसाब से, या हमने जो वहां पे गए थे वहां के लोगों के मिजाज को देखते हुए, कि बंगाल का चुनाव जो है भविष्य के केंद्र की राजनीति को दर्शाएगी और पथ दिखाएगी, मार्गदर्शक बनेगी, और ये कुछ ना कुछ इतिहास को, आगे का इतिहास क्या होगा भारतीय राजनीति में, उसका एक रास्ता खुलेगा। ये बात तो तय था। नंबर 2, उसी के मुताबिक वहां पे वोट के परसेंटेज बहुत बढ़े। जहां दूसरे स्टेट्स में 60-65% होता है, वहां 82% तक के वोटिंग हुई है। उसमें फिर एक तथ्य निकल के आया, क्या ये बदलाव के लिए वोट बढ़ रहा है या फिर उस चुनाव या उस कुर्सी को बचाने के लिए हो रहा है, मतलब तृणमूल कांग्रेस को वहां पे वापस लाने के लिए हो रहा है। लेकिन उसमें ये कहा गया कि नहीं, मोदी जी और अमित शाह के जो यहाँ पे चुनावी रैलियां होती हैं उसमें लाखों लोग आते हैं, ठीक है भाई, उसे भी माना जा रहा है। उसके बाद चरणों के चुनाव होते रहे, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। मैं आज भी कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये एक बहुत बड़े नेता हैं। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, उनको लोग मानते हैं। इस बात को हम सारे लोग मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। इस चुनाव में एक बात जो निकल करके आई है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते हुए भी जो मैच्योरिटी की अपेक्षा थी, वो इस चुनाव में बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। वो इस तरह लड़ते रहे जैसे किसी छोटे पार्टी का एक लीडर हो, और वहां की ममता बनर्जी के साथ उनको जा करके मंच से चिढ़ाना, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, खेला होबे या ये होबे, ये बंगाल की जनता और मैं कहूँगा पूरे भारत की जनता को ये बात पसंद नहीं आई। मैंने कई लोगों से बात की और उन्होंने कहा, मोदी की ये छवि, मोदी का ये तरीका अपेक्षित था, ये जरूरी नहीं था। उन्होंने अपनी मर्यादा को गिराया है। अभी साफ उम्मीद नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद था कि इस तरह की व्यवहार वहां के चुनाव में आशा अनुचित नहीं था, पहला। दूसरा, ममता बनर्जी इज ए फाइटर, इस बात को भारत की जनता स्वीकार कर चुकी है। पूरी की पूरी फोर्स, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा लीडर नहीं था जो वहां पे जाके प्रचार नहीं किया। स्मृति ईरानी जाके बंगला में भाषण दी, राजनाथ सिंह जी गए, नितिन गडकरी गए, हमारे योगी जी गए, हमारे प्रधानमंत्री गए, अमित शाह जी गए, कितने लोग वहां पे जाके प्रचार किए। क्या इससे बीजेपी का वेरी हाई स्टेट दिखा नहीं रहा है? क्या बीजेपी का ये नहीं दिखा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से लेकर के, ईडी से लेकर के, सीआईडी से लेकर के सारा सेंट्रल फोर्सेस वहां पे नहीं लगा हुआ था? क्या इतना महत्वपूर्ण था बंगाल का चुनाव? हाँ, बंगाल का चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो थिंक टैंक है उसको ये लगने लगा था कि हमारी जो पाँव है वो नॉर्थ से धीरे धीरे हिल रही है। वहां पे हमारी आस्था, लोगों में जो भरोसा है भारतीय जनता पार्टी में, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके कई कारण है, महंगाई हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता है, जो हमारे औद्योगिकरण है वो घट रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ये समझ रहे थे कि ये चीजें हो रही हैं। इसलिए आशीष जी, एक सवाल है मेरा यहाँ से, एक सवाल उठता है यहाँ पे। सवाल ये है कि टीएमसी के बहुत सारे नेताओं को तोड़ा गया, चाहे मुकुल रॉय हो या फिर सुवेंदु अधिकारी हो, मिस्टर त्रिवेदी हो, बहुत सारे लोगों को तोड़ा गया टीएमसी से। और वही ईडी और दूसरे जो एजेंसी जांच कर रही थी, मुकुल रॉय भी जिस पे एक चिट फंड वाला जो इश्यू चला, उसमें जो टीएमसी के साथ में लोग जुड़े हुए थे उन पे कार्रवाई हुई। वहां की बंगाल की जनता ने सब कुछ देखा है क्या वहां पे, कि एन वक्त पे अभिषेक बनर्जी के यहाँ पे छापे डालना,
ये बात बंगाल की हो चाहे कहीं के भी हो, जांच एजेंसियों को देखिए, वो हो सकता है कई बार ये लोग कहते हैं कोई भी पार्टी का हो, पहले कांग्रेस भी, इसके लिए कोई मुहूर्त थोड़ी निकलेगा, जांच एजेंसी कभी भी जांच कर सकती है, लेकिन जनता कैसे रिएक्ट करती है इस पे, ये बंगाल का चुनाव बता सकता है इसका कोई असर था? देखिए, ये कुछ मजाक सा बन चुका है कि चुनाव आने से पहले धड़ाधड़ ईडी के रेड होते हैं, सीआईडी की रेड होती है ना, इंक्वायरियां बैठती है, मजाक सा हो चुका है, जनता समझती है ये थोड़ी दिन का, लोगों का कहना है कि डोंट वरी, ये थोड़ी दिन की है, चुनाव खत्म हो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो ये जो जुमले हैं, ये जो तरीका है ना, ये पुराना हो चुका है, ये अब काम नहीं करने वाला है। मैं मानता हूं अगर नरेंद्र मोदी अपनी, मैं तो और किसी की बात नहीं करता, मैं जिसको मानता हूं जो सर्व भारतीय नेता है श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो अपनी मैच्योरिटी बंगाल में दिखाते तो आज भाजपा की स्थिति वहां पे कुछ और ही होती। दूसरी बात, एक एक चरण हो रहा है और हमारे अमित शाह जी जा जाकर बोल रहे हैं इस बार हम 35 सीट जीत गए, 4 चरण के बाद 122 सीटें हमारी आ गई। मतलब इस तरह बोलना जैसे कि कोई वहां पे मशीन उन्होंने बैठा रखी हो और भारतीय जनता पार्टी की सीटें गिन करके उनको बताई जा रही हो। ये माहौल बनाने से क्या होता है? अब तो इन चीजों से बाहर आ जाएं, अब तो भारत की जनता को समझें कि वो उतने बेवकूफ नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये गिमिक्स में नहीं आते। ये तुष्टीकरण में 53% वोट वहां पे पड़ा है, मिला है तृणमूल कांग्रेस को। अगर वहां पे 30% के करीब मुस्लिम वोट है और उसमें से हम मान लेते हैं कि 25% तृणमूल कांग्रेस को मिला है, क्योंकि 3-4% वोट इसका मुस्लिम वोट जो है बीजेपी को भी मिला है, कुछ कम्युनिस्ट को भी मिला है, कुछ आईएसएफ को भी मिला है और कुछ कांग्रेस को भी मिला है। तो 25% अगर मिला है तो बाकी के करीब 48% वोट हिंदू का, तो जो अपर कास्ट है वो वोट तो मिला है तृणमूल को, इसको तो आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस चीज को इग्नोर करके भाजपा की कौन सी ऐसी थिंक टैंक थी जो ये मान रही थी कि सारा का सारा 50% वोट बीजेपी को मिल जाएगा? किस गणना के आधार पर अमित शाह जी अंत तक बोल रहे थे कि 200 के ऊपर वोट मिलेगा हमको, सीटें मिलेंगी हमको जी? तो इसलिए तृणमूल के नेताओं को, जो दागी नेता हैं, इन्होंने तो एक तरह से अच्छा किया। जो ये कह रही थी ना कि ये वॉशिंग मशीन है, तृणमूल के नेताओं को अपने में मिला करके इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। मैं कहता हूँ इनको चाहिए था पिछले 3-4 साल से वहां पे काम करते और कुछ लीडर जो ग्राउंड लीडर है उनको तैयार करते, तो इनकी स्थिति 200 तो नहीं लेकिन 100 के पार चली जाती जरूर, ये मेरा मानना है। जी आशीष जी, बिल्कुल आपने बहुत सटीक बात कही है और पहले से आप जो बातें कहते रहे हैं काफी कुछ इस हद तक पहुंची है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, 2 बातें मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी ने जितना कुछ किया है माहौल बनाने में बहुत एक्सपर्ट, और जिस तरह से पूरा एक कैंपेन देखा गया कि बीजेपी को हरा नहीं सकते, क्योंकि जो लोग वहां से आ रहे थे उनको भी ये कई बार ऐसा नहीं लगता है कि जो माहौल है उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बंगाल की रैलियों में तो एटलीस्ट लगा ही नहीं सकते, बहुत सारे चेहरे ऐसे होते हैं कि वो बीजेपी की रैली में भी है, राहुल गांधी की रैली में भी और ममता की रैली में भी है, तो उस भीड़ से आंकलन नहीं करना, ये बीजेपी की चूक रही है, एक बात। दूसरा, लोकल लीडरशिप को जिस तरह से डेवलप करना चाहिए था वो बीजेपी 2.5 साल में नहीं कर पाई। कैलाश विजयवर्गीय जी केवल तोड़फोड़ में लगे रहे, तो बीजेपी को ऐसी घटनाओं से कुछ सबक लेना होगा। देखिए, कुल मिला के योगेंद्र जी, नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा स्थापित करने की चेष्टा की जाती है। नरेंद्र मोदी में इतना बड़ा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास में ख्याल है जो आरएसएस और बीजेपी का एक मिला-जुला सिलसिला जो सन आज़ादी के बाद से चल रहा है, तो उसको स्थापित करने की लगातार चेष्टा करते हैं। उसके लिए नया एक फार्मूला लेके गृह मंत्री आए यूपी के अंदर, वो स्थापित हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो बंगाल फतेह किया जा सकता है, बंगाल को वैसे किया जा सकता है। हम लोग लगातार कह रहे थे कि ये संभव नहीं है। बंगाल की बनस्पति और बंगाल का एटीट्यूड, बंगाल के आदमी, मतदाता का स्वर बहुत अलग किस्म का है। और देखिए, जिस तरीके से नंदीग्राम में टीएमसी लड़ी है, यानी ममता जी लड़ी हैं, तो लगता है कि कैसे जिस तरीके जो बहुत ज़्यादा पक्का समझा जा रहा था जातीय तरीके से और सारे तरीके से कि यहाँ तो निश्चित रूप से पराजित होंगी, वहाँ वो आखिरी वक्त तक विजय के पगार पे थी। अब वो कह भी रही है कि कुछ वैसा है, लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं कि देश का दुर्भाग्य है कि हमारा देश ये उस राजनीति को लेकर के चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या उनका गठबंधन जो ब्रिटेन में नहीं अमेरिका में होता है, या बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आते हैं जो आपको पैसा देते हैं कि आप किस तरीके से अपना प्रचार करें, किस तरीके से अपना
ताकत हासिल करें, तो उसके बाद में वो करें जो वो चाहते हैं। ये आरोप लगातार प्रतिपक्ष लगाता रहा, लेकिन प्रतिपक्ष का स्वर चूंकि कमजोर रहा है। अडानी, अंबानी ये सब बोले जा रहे हैं ना, ये कॉर्पोरेट क्यों जो पैसा दिया उसका हिसाब किताब देखिए किसके पास में ज्यादा है। पैसे की कोई चिंता ही नहीं है। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी जब जलसन थी तो अग्रवाल और खंडेलवाल सभा के अंदर अपना सारा काम क्या करते थे, उनके पास में 2 वक्त का खाना ठीक से खाने को नहीं होता था। आज उनका कार्यकर्ता 5 स्टार होटल में रहता है। उसी तरीके से जो चाल चली थी चेहरा बदल करके और कांग्रेस का विकल्प बनना चाहते थे उस वक्त, तो चाल चली तो चेहरा बदलने वाले तो पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन जो आए हैं वो नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं और दूसरे ऐसे ही एरिस्टोक्रेट किस्म के लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता है, आज मैंने अखबारों के एडिटोरियल देखे जिसमें कहा रिटर्न ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस नष्ट कर रहे हैं ये लोग। इसी के ऊपर जो सीधा आरोप लगाया मद्रास हाई कोर्ट ने, जिसको इसी रिप्लाई कर रहा है, तो अपना कंक्लूजन निकाल लिया। निश्चित रूप से ईडी पर है, सब पे, इन सब पे जो एलिगेशंस हैं, तो जितने इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद हुए हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस की वापसी का सिलसिला अखबारों में उम्मीद हुई है जब पुनः वो वापस स्थापित होंगे और किया जा सकता है। तो बंगाल मैं नहीं समझता, मैं बिगिनिंग से सोच रहा हूँ प्रशांत भूषण की तरह से कि बंगाल को विन करना बहुत मुश्किल है। आज कम्युनिस्ट कह रहे हैं कि हम लोगों ने सारा उधर वोट ट्रांसफर कर दिया, कर नहीं दिया, चले गए लोग नहीं चाहते थे कि वेस्ट हो, लोग नहीं चाहते थे कि बहुसंख्यकवाद स्थापित हो वहां पर, लोग नहीं चाहते थे। तो वो सारा सब कुछ कांग्रेस से भी चले गए, बीजेपी से भी, इससे क्या कहते हैं दूसरी पार्टियों से भी चले गए और उसको तो ममता को मजबूत किया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ममता बनर्जी के साथ में प्रतिपक्ष का एक गठबंधन बनता और ये लोग अपने आप को सरेंडर कर देते उनकी ताकत के सामने, उनके संगठन के सामने, तो जिस तरीके से ये जो 76 सीटें मिली हैं, ये मैं कहता हूँ प्रशांत भूषण जो कह रहे थे कि 2 डिजिट्स, मैं कहता हूँ कि 10 की संख्या पार नहीं कर पाते, तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी है। बाकी ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ये इलेक्शन थोड़े लड़ते हैं। जिस तरीके से लोगों के बीच में जाते हैं, जिस तरीके से अपना प्रचार करते हैं, कहाँ से कैसे रैलियां ऑर्गेनाइज होती, कितना पैसा लगता है, सब जानते हैं इस बात को ना। तो लेकिन मीडिया एक सेंटेंस और, लेकिन जितनी बेईमानी हम लोगों ने, हमारे मीडिया के लोगों ने की है, सच में हम अपवाद हैं जो चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, ये इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। ये सबसे बड़ा खतरनाक सिलसिला है। तो पूरा मीडिया जिस तरीके से बांट के रख दिया है इन्होंने, जो जिन चीजों के लिए हम लोग विख्यात रहे हैं कि हम किसी भी कीमत में अपनी तटस्थता नहीं छोड़ेंगे, अपनी ऑब्जेक्टिविटी नहीं छोड़ेंगे। समय का मैं रोकना चाहूंगा। देखें, पूरे इलेक्शन में एक चीज तो कहनी पड़ेगी कि बेचारी ईवीएम पे कोई दाग नहीं लगा, ये कहना होगा। और दूसरा ओवैसी खाली हाथ लौटे हैं, ये बहुत बड़ी बात रही है, क्योंकि ओवैसी जहां मुस्लिम बाहुल्य होते हैं बहुत झटपटा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं, लेकिन ओवैसी साहब को बिल्कुल खाली लौटा है, वहां से कुछ नहीं मिल पाया उनको। तो पता नहीं अब आगे कितनी हिम्मत कर पाएंगे वो। तो चले, लेकिन बहुत ही सटीक और एक आप लोगों ने जो बेबाक एक वो रखा, तो मेरा को मानना था कि इस इलेक्शन का एक रिसेप्शन होना चाहिए, जो आप लोगों के माध्यम से हमारे दर्शकों तक अपनी जो अल्फाज जो पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और जर्नलिज्म का नाम ही बेबाक है। आज दौर बदल गया है कि राजनीति में लोग अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, बेशक वो धरातल की हकीकत से वाकिफ होना नहीं चाहते हैं। और यही बड़ी वजह है कि ओम जी ने जो एक कठिन टिप्पणी प्रेस दिवस के दिन की है, उसकी वजह भी यही है कि मीडिया को दर्पण का काम करना चाहिए कि आपका जैसा चेहरा है दर्पण में वैसा ही दिखेगा। अगर आप सोचे हैं कि मेरा रंग कुछ और है या फिर मेरे एक आंख दिखनी, दोनों ही चाहिए, बहुत मुश्किल है। और अगर वास्तव में आपको सच्चाई स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से तय मानिए कि फिजाएं कुछ और ही होंगी। आप फेलियर्स को भी अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पास जरूर होंगे। और आप ये चाहें कि बिल्कुल जो कुछ महिमा मंडन हो रहा है हम उसी से चलते रहें, बहुत मुश्किल है। दुनिया समझदारी है, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, हमें उस वोटर को सैल्यूट करना चाहिए, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए कि वास्तव में उसको हम गुमराह नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खास खबर में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे नए पैनल के साथ में। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन कैसे चला, सारी कुछ बातें, लेकिन अब हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना का कहर जिस तरह से
अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, एक अदृश्य ताकत के रूप में, एक दुश्मन की ताकत के रूप में। यहां अगर हम कहें कि 3 युद्ध पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ और कई बार चरमपंथियों के साथ में भारत ने लोहा लिया है, लेकिन इतनी जाने नहीं गई जितनी से अदृश्य दुश्मन के वजह से जा रही है। दुनिया की 5वीं इकोनॉमी भारत बहुत मुश्किल में है और बहुत परेशानी है। बेशक हम कुछ भी कहें, लेकिन जो हालात हैं वो साफ दिखाई देते हैं। जो स्थितियां एक साल पहले भी हम आज के दिन जिस तरह से लड़ रहे थे, लेकिन को उम्मीद थी कि दुनिया इससे लड़ रही है, हम बाहर निकलेंगे, वापस से खड़े हो जाएंगे। और भारत की ये खासियत रही है, चाहे कितने आक्रमण भारत ने सहे हों, लेकिन भारत वापस से उसी अंदाज से खड़ा है। भारत के चाहे हमारे स्किल हो, हमारा पैशन हो, हमारी किसी भी तरह की ताकत हो, उसका लोहा दुनिया ने माना है। लेकिन ये अदृश्य शक्ति जिससे हम लड़ रहे हैं, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया। चर्चा है कि तीसरी लहर भी आ रही है। अगर वो आएगी तो क्या हालात होंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय अग्रवाल जी फोर्टी से जुड़े हुए हैं और आर.के. सारा जी समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यहां बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को आखिर ये कहना पड़ा कि अगर इस चैन को तोड़ने के लिए अगर और सख्त कदम उठाने पड़े, जिनकी आपको फिक्र है कि मजदूरों का क्या होगा। हम साल भर से चीजें देख रहे हैं, 14 महीने हो गए हमें कोरोना से लड़ते हुए। हम उनकी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन चाहे व्यापारी हो चाहे आम आदमी हो, अगर राज्यों के अंदर कहीं लॉकडाउन, कहीं पे कर्फ्यू अगर वही है तो इतने दिन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले दिन लॉकडाउन लगा देना चाहिए था। ये कई लोगों का ये भी कहना है। लेकिन अभी एक प्लान के लिए कहा है कि ऑक्सीजन का प्लान करें, मजदूरों की जिनकी आपको फिक्र है उन लोगों की व्यवस्था रखें और लॉकडाउन पे राज्य और केंद्र सरकार विचार करे। अजय अग्रवाल साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। तो अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लॉकडाउन जैसा सख्त कर्फ्यू, कभी अनुशासन पखवाड़ा, कभी जागरूकता पखवाड़ा, और लॉकडाउन की बात फिर भी की जा रही है। व्यापारी कितना तैयार है? क्या व्यापारियों को क्या कहना है कि ये सिलसिला ऐसे चलने दे या फिर लॉकडाउन लग जाना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, आज हम अगर कहें, जैसे भी आपने बताया, 14 महीने बाद भी हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां हम लोग पहले खड़े थे जब कोरोना आया था। उस समय हम लगा जो पहला लॉकडाउन जो लगाया था, तो लॉकडाउन ये लगाया गया था कि हमारे पास मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो हमारे को मेडिकल सुविधाएं देनी चाहिए, उनकी कमी है, इसलिए हमने लॉकडाउन लगाया। और वो लॉकडाउन लगाने के बाद में हम लोगों ने ये सारी चीजों को ठीक किया और हम लोगों ने उसके बाद में लॉकडाउन खोला सारी चीजें। हम आज अगर कहें तो हम आज भी वहीं खड़े हैं। हमारे पास आज भी मेडिकल की सुविधाओं की मूलभूत की कमी है। ना हमारे पास ऑक्सीजन है, ना हमारे पास बेड है, ना हमारे पास वेंटिलेटर है, ना हमारे पास दवाइयां हैं। इवन दो हम आज की तारीख में हमारे पास दवाइयां भी नहीं है। जब ये राजस्थान के अंदर 18 तारीख को लगाया, आज से 15 दिन पहले जब लगाया था, तब भी ये बात थी कि उस समय की ये इसको इस तरह कर्फ्यू टाइप लगा रहे हैं, सारी चीजें लगा रहे हैं। तो जब दुकानें बंद हैं, व्यापार बंद है, सारी चीजें, रेस्टोरेंट बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, मॉल्स बंद है, सब चीजें बंद है, तो आपने केवल उस समय इसलिए था कि एकदम टेम्परेरी अपने मजदूर नहीं जाए, इस कारण से आप लोगों ने उसको लॉकडाउन का नाम नहीं दिया। क्योंकि लॉकडाउन में सरकारों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इसलिए उसको लॉकडाउन का नाम नहीं देते और कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया। हम तब भी समर्थन में थे कि अगर आपको चैन तोड़नी है तो आपको इसको कंप्लीट लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। आज 15 दिन बाद भी हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे हमारे पास पहले थे। हमारे पास उस समय शायद 2000 आते होंगे और अब 4000 हमारे पास जयपुर शहर में आ रहे हैं, 18000 हमारे पास राजस्थान के अंदर आ रहे हैं। आज राजस्थान की कोई स्थिति 15 दिन के अंदर किसी चीज कर्फ्यू से नहीं सुधरी है, ना किसी जन अनुशासन पखवाड़े से सुधरी है, कहीं पे भी सुधरी नहीं है। जो छूट देने के नाम पे, चाहे पब्लिक के लिए कहें चाहे किसी के लिए भी कहें, वो घूम रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। जहाँ पे भीड़ होनी चाहिए वहां भीड़ नहीं है, वहां भीड़ हो रही है, सारी चीजें हो रही है। रैलियों वाला टाइम था, उन लोगों ने अपने को 2-3 तारीख तक रखना था। सब चुनाव की, जब तक चुनाव भी हो जाएंगे, उनका रिजल्ट आ जाएगा, हम सबको लग रहा था। क्योंकि हिंदुस्तान में आज की तारीख में सबसे पहली चीज क्या है? चुनाव। वोट की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जिसके आगे हम लोग सब बेबस हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो नीति नियंता है वो हमारे राजनीतिक है, उन्हीं से सारी चीजें चलती हैं और वो लोग जैसा चाहते हैं वो करते हैं। हम लोगों को आज जिस पोजीशन में पहुंचा दिया, जयपुर शहर के अंदर एक अच्छे से अच्छे आदमी को ऑक्सीजन का या किसी की उपलब्धता नहीं है, बेड नहीं है, वो पैसे खर्च करना चाहता है, उसको दवाई नहीं है। आम आदमी के लिए जिसे कह सकते हैं त्राही त्राही मची हुई है। फिर भी आज हम अगर ये नहीं लगाते हैं, 15 दिन हमने वो निकाल दिए, हमारा व्यापार तो ठप है। हम चाहते हैं व्यापार ठप की बात नहीं है। आज परेशानियों को दूर करने के लिए अगर आपको कड़े कदम उठाने हैं, लॉकडाउन लगाना है तो लगाइए, पर इसको चैन को ब्रेक करिए। ये हमारी आप सबसे निवेदन है। हम व्यापारी, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि आप कंप्लीट लॉकडाउन लगा के करिए इसको, या तो खोल दीजिए पूरा, तो जो हो रहा है जो होगा सारी सबके लिए एक जैसा सा होना चाहिए। कुछ खुल रहा है, कुछ बंद है, क्या खुल रहा है क्या बंद नहीं है कुछ पता नहीं है।
इसलिए हम तो फिर भी कहेंगे कि अगर आपको इसको कर चैन को तोड़ना है और जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो मैं इस चीज़ों के लिए समर्थन करता हूँ कि आप कंप्लीट लॉकडाउन लगाइए और इस चैन को तोड़िए, और जो कोरोना की जो समय विपदा हो रखी है इसको करिए। साथ ही साथ सरकार को जो भी सुविधाएं साधन उपलब्ध कराने हैं, आज इतने दिनों तक नहीं करा पाए, उसके लिए भी जल्दी से जल्दी करे। आम आदमी तड़पे नहीं ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, दवाइयों के लिए। ये मेरी करबद्ध निवेदन है सरकारों से कि ये काम करा जाए। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, हमने सबक नहीं लिया। हम सिर्फ यही कहते रहे कि जब कोरोना आया तो उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, हमने बहुत कुछ बना दिया, बहुत कुछ हुआ, बहुत अच्छी बात है बनाया। लेकिन आज जब कोरोना कहर बरपा रहा है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ देख रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालात ऐसे हैं कि आज ही कर्नाटक के अंदर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो गई, 24 लोगों ने जान दे दी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां उसे, जैसे कहा जाता है कि अगर अदालत में भी किसी को न्याय नहीं मिलेगी, वहां भी फैसला ही आता रहेगा। तो यहाँ पे जिस हॉस्पिटल को मंदिर के रूप में जाते हैं कि शायद मेरी सांसें यहाँ ज्यादा बेहतर ले पाऊंगा मैं, और वहीं अगर जिंदगी की डोर टूट जाती है तो फिर कोई फायदा नहीं रहता है। हम चाहे कितने भी दम भरते हो, लेकिन आज हालात यही हैं, अदालतों को दखल देना पड़ रहा है। अदालतें करें, हम लाचार है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम ये भी मानते हैं सरकारों की अपनी मजबूरी है, लेकिन सरकारों को बेलगाम खुद को भी नहीं रहना चाहिए कि हम चुनाव प्रचारों में जुट जाएं, पूरी तरह से मस्त रहें और पब्लिक की कोई परवाह ना रहे। या इस वजह से कहना पड़ता है, जो लहर आने वाली थी इसकी खबर इन लोगों को पहले से थी, और अगर कहें कि मार्च के एंड से लेकर सारी चीजें चालू हो चुकी थी। सरकारें नहीं जागी, उस समय तैयारी नहीं करी, ना तो इन्होंने अपने दवाइयों की तैयारी करी, ना ऑक्सीजन की, ना बेड की तैयारी करी। पिछली बार सब रेलवे लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। इस बार कहीं पे बेड की तैयारी नहीं, कोई भी चीज तैयारी नहीं थी। सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों के लिए हम कह सकते हैं। बिल्कुल सही। अभी तो बिल्कुल। डॉक्टर अनीता गौतम हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनीता जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। हम पहली लहर जो देखी हमने, उससे आपको लगता है कि कुछ सबक ले पाए हम, या फिर दूसरी लहर के लिए मीडिया रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि जो इस पर रिसर्च कर रहे थे लोग, उन्होंने बहुत पहले सूचित कर दिया था कि अगर इस लहर को हम नहीं रोक पाए तो तबाह हो जाएंगे, और तीसरी लहर की 8 की और चिंता हो रही है। तो हम ऐसे क्या, कहां हमारी चूक रही है, और अभी भी हम उस चूक को फॉलो किए जा रहे हैं, चूक को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम को नहीं कर रहे हैं, चूक को फॉलो कर रहे हैं। ये मुझे इस वजह से कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी निर्देश नहीं दे रहा है, बाकायदा कह रहा है कि हमें लॉकडाउन ही लगा देना चाहिए। अगर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चैन को तोड़ना है, फिर भी हम डिसीजन नहीं कर पा रहे। देखिए, जहाँ जब ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था 2020 के अंदर पहली लहर थी, उस समय इसका इलाज किसी के पास नहीं था। सबके मन में एक बहुत बड़ा डर था कि अगर ये आ भी गया तो इससे बचाव का कोई तरीका नहीं था। उसके बाद एक होप आई कि वैक्सीनेशन हो जाएगा, वैक्सीन इजाद की जा रही है, अगर इसकी डिस्कवरी हो जाती है, ये लग जाता है तो हम इससे बच जाएंगे। लोगों के मन में धीरे धीरे इसका अपने आसपास कोरोना का असर थोड़ा कम होने लग गया बीच में, तो लोगों के मन में इसका जो डर था वो कम हो गया। लोग आपस में एक दूसरे से मिलने लग गए, गैदरिंग करने लग गए। शादियों में जहां 50 की लिमिट थी, 200 300 काफी ज्यादा मात्रा में लोग एक साथ इकट्ठे हुए, और वही ये लहर वापस बढ़ गई। अभी वैक्सीन भी है, पर हम अभी भी उसको पूरी तरीके से सब लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पाए हैं, और वैक्सीन से अभी भी हम वैक्सीन लगाने के बाद भी कह रहे हैं कि आपको मास्क लगाना जरूरी है। आप इसका फायदा ये है कि आपकी सीवियरिटी कम हो जाएगी, पर फिर भी आप एक करियर रहेंगे, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। हम बार बार लोगों को बता रहे हैं कि वैक्सीन, इस तरीके वैक्सीन लगाने से कोरोना खत्म नहीं होगा। कोरोना हमारे वातावरण में आ गया है, अभी हमारे चारों तरफ है। हमें सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ बार बार धोना। ये हमें लोगों को बताना पड़ रहा है। हम जब इस स्थिति में है कि हमारे प्रियजन, नियर और जिनको हम फोन कर रहे हैं, जब भी हम फेसबुक देखते हैं, जब भी हम व्हाट्सएप देखते हैं, जब भी हम न्यूज देखते हैं, एक ही खबर आ रही है हर तरफ से कि इतने लोगों को कोरोना हो गया, इतने लोगों की मौत हो चुकी है। काफी भयावह स्थिति है, और आप देखिए इतनी भयावह स्थिति है कि लोगों के अंदर नेगेटिविटी, डर, पैनिक, घबराहट इतना ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। कोरोना नहीं है उसको सोच के कि अगर हल्की सी खांसी जुकाम भी आ रहा है तो भी उनके अंदर वो लक्षण वो महसूस कर रहे हैं कि हमारे कोरोना हो गया है। और उस ये और चिंता की बात होगी, ये और चिंता की बात होगी, और ये रिपोर्ट्स ये कह रही है अभी
कि आने वाले दिनों में, अभी तो क्या हम जोश में काम कर रहे हैं, कोई कितना भी बीमार होता है, लगता है कि मुझे रिले रेस कंप्लीट करनी है, तो उसमें जोश आता है, जैसे तैसे करके पूरी करता है, लेकिन उसके बाद पता है कि मेरी इंजरी जो है मुझे बहुत हार्म कर सकती है। इसी तरह का एक दौर है कि चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर हो, या फिर जो अपनों को खो चुके हैं। अभी तो ये देख रहे हैं कि अखबारों में फोटो छपी हुई है बहुत सारे, तो एक ये रहता है कि अच्छा इतने लोग मर गए। इसका इम्पैक्ट जो आएगा, मानसिक तनाव और जो जिस तरह की स्थितियां होंगी, उसको तो बहुत फेस करना पड़ेगा। अभी से बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं कहने लग गई हैं कि ऐसे ऐसे परिवार हैं जो पूरे तबाह हो गए। मैं कहीं पढ़ रहा था, अदालत का निर्देश या पता नहीं कहीं की कोई रिपोर्ट्स हैं, जिसमें कहा गया था कि सरकारों को अब तो उस भूमिका में भी अपना एक सोशल ये कहें कि दायित्व है वो निभाना चाहिए कि बहुत सारे परिवार में बच्चे रह गए, उनके किसी के पेरेंट्स बिल्कुल चले गए, कोरोना की भेंट चढ़ गए, पता नहीं किसको। मैं अनिता जी रोकूंगा, हमारे साथ आर के सारा साहब हैं इस वक्त। सारा साहब वो शख्सियत है हमारे साथ जो जयपुर पिंक सिटी में बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं कि जो अपनों को खो चुके होते हैं, फ्यूनरल के लिए कितने लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सारा साहब, एक आम आदमी के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में लॉकडाउन क्या अंतिम विकल्प के रूप में लग रहा है जिसमें सरकारें विलंब कर रही हैं? क्या रहती है चर्चा? आप तो बहुत नजदीक से देख रहे हैं हालात को, जो अंतिम स्थान जो इस बीमारी का जो परिणाम के रूप में जाता है, या तो ठीक होके लौटेगा या शमशान में जाएगा, उससे रोज रूबरू होते हैं आप। जी लॉकडाउन की तो बहुत बात की है। सबसे पहले जो अहम चीज आज करनी चाहिए सरकार को, मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूं। आज सुबह से करीब 10 लोग घरों से लाए जा चुके हैं जिनके घर में देहांत हो गया है। कल रात को 12 बजे, 12:30 बजे एक संपन्न परिवार का मेरे पास फोन आया कि शाहरा जी, मैं मेरे पिताजी को लेके जा रहा था, हॉस्पिटल में पहुंचा तो बोला ऑक्सीजन नहीं है, और हॉस्पिटल के गेट के बाहर ही दम तोड़ दिया, और मुझे आप रात में इसका क्रिमिनेशन करवा दीजिए। पहला सुनना, सुबह 5 बजे मेरे पास 10 SMS थे कि घरों से लोगों को लाना है। मानसरोवर, प्रताप नगर, विद्याधर नगर, अभी चित्रकूट थाने से फोन आया 5 मिनट पहले कि एक ही परिवार के 3 व्यक्ति घर में मर गए, डेथ हो गई। अभी सुबह से मैं 40 व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करवा चुका हूँ। 40 व्यक्तियों का अंतिम संस्कार सुबह से अब तक हो चुका है, और उसमें से 12-13 अभी थोड़ी देर पहले एक टेलीफोन आया, बोला एक महिला ऑटो के अंदर डेथ हो गई है और उसके साथ छोटा बच्चा है, उसका अंतिम संस्कार कराना है। अमीन कागजी का फोन आया कि सांगानेर के आयुर्वेद हॉस्पिटल के अंदर एक महिला है जिसका कोई नहीं, एक बच्चा है खाली, उसके पास पैसे नहीं है, क्रिमिनेशन हम तो फ्री करा रहे हैं, भेजो। वो खुद अमीन कागजी उस बॉडी को लेके गए हैं। तो अभी लॉकडाउन तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दें, उनके ऊपर फोर्स लगा दें, आर्मी की मदद करें। आदमी घर से हॉस्पिटल जा नहीं रहा है डर के मारे कि हॉस्पिटल में जाते मुझे 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे, 1 लाख जमा कराने, और वहां गेट पे जाते ही ना कर देते हैं। छोड़ दो लॉकडाउन और सब चीजें, आर्मी को ले लो, और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन सब में आर्मी लगा। ये काम कर ही नहीं रहे, प्राइवेट और लूट रहे बिल्कुल। आज मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति तीसरे दिन की सारा साहब, मैं जब लाइव में घुस रहा था मुझे किसी ने फोन किया एक नामचीन अस्पताल के लिए कि साहब वो 4 लाख रुपए एडवांस ले रहे हैं मेरे से कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, और फिर बाद में बहुत आनाकानी करते हैं लोग। हमारी प्राथमिकता किसी की जान बचाने की होती है। अब 4 लाख रुपए जमा कराइए, 7 दिन का पैकेज है ये। हाँ जी, इतने पैसे नहीं, ये हालात हैं। देखिए नोडल ऑफिसर्स लगा रखे हैं हॉस्पिटल्स के ऊपर, लेकिन उनका पता नहीं कि एक नोडल ऑफिसर को आज लगाया जाता है, फिर उसको खुद को पता नहीं कि मेरी कल कहाँ ड्यूटी है। मैं आपको इसकी भी चर्चा भी कर देता हूँ। आज मैं मीटिंग में था दिन में नगर निगम में, नगर निगम के किसी भी आदमी को लगाओ तो मैंने घर के आदमी बॉडी के हाथ नहीं लगा रहे, तो दूसरे आदमी जाके कहाँ बैठेगा, किससे काम करेगा, मुझे बताइए आप। सुबह एक सदर थाने के पास में एक केस था, 2 आदमी से बॉडी उठी नहीं, घर वालों को खूब मिन्नतें की, भाई साहब ग्लव्स पहन लो, हाथ लगा दो, बोला किसी ने हाथ नहीं लगाया, मुझे तीसरी गाड़ी भेजनी पड़ी, 2 आदमी एक्स्ट्रा भेज दिए। मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन तो बहुत बात की, क्या कर लोगे लॉकडाउन लगा के?
कोई असर नहीं है। सबसे पहले तो सरकारों की चूक है इससे। आर के सहारा साहब फिर क्या कहें, सरकारों की चूक है ये कर्फ्यू की जगह लॉकडाउन ही लगाना चाहिए था पहले। हम रोते हैं। मैं बताऊं, मेरे पास हॉस्पिटल से महिला ने चिट्ठी लिखी कि मेरे घर पे सब क्वारंटाइन है, आप इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। एक डॉक्टर की डेथ हुई, उसके परिवार के साथ पड़ोसी आया, बोला घर के पूरे लोग क्वारंटाइन है। हमारा एक पत्रकार अभिषेक की मदर की डेथ हुई, उसने मुझे कहा कि आप ही अंतिम संस्कार करा दो और उसकी अस्थियां मुझे भिजवा दो। इससे बुरा और क्या होगा? कैसे करेंगे? बात कर रहा हूँ सारा साहब, देखिए ये हालात है, ये चीजें किसी को पता नहीं। आप तो योगेंद्र जी खुद शमशान में आए हो 5 दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्थिति देखिए, मैंने जन टीवी के माध्यम से हमने वो स्थितियां भी दिखाई कि आप घर में रहिए, सावधान रहेंगे, सावचेत रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अगर इस तरह से। लेकिन मेरा जो सवाल आप लोगों से ये है कि क्या हमारी चूक हो रही है अभी भी कि हमें लॉकडाउन लगा करके इस चैन को तोड़ना चाहिए? अभी भी देखते हैं कि आपने कह दिया कि सब्जी मंडी इतने बजे तक खुली है, ये चीज इतने बजे तक खुली है, ये चीज इतने बजे तक खुली है, कहां जा रहे हो? सब फला जगह जा रहे हैं, लेकिन अफलातूनों की कमी आज भी नहीं है देश के अंदर। तो क्या लगता है कि अब लॉकडाउन अंतिम विकल्प बचा है, तो सरकार क्यों इसको हथियार के रूप में काम ले रही है? क्या है कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां से आया था गुजरात से, तो उसने कहा सरकार क्या करे, हर चीज लोगों ने महंगी कर दी। 20 रुपए का नारियल पानी 100 रुपए में बिक रहा है, इंजेक्शनों की कालाबाजारी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। जब हम ही नहीं कर रहे तो सरकार क्या करेगी? हमारी आत्मा ही सबकी मर चुकी है, तो फिर कुछ नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं अजय जी के पास आना चाहूंगा। अजय जी आपके पास आना चाहूंगा। हालात ये हो गए हैं, लेकिन देखिए हम ये नहीं कह सकते कि सरकारें आंख मूंद के बैठी होंगी, बिल्कुल काम कर रही होगी, लेकिन या तो हम कहीं ना कहीं हमारी इतनी बड़ी चूक हो रही है कि उस लाइन को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं कि हम इस चैन को तोड़ सके, या फिर हम बिल्कुल लाचार हो चुके हैं और भगवान की प्रार्थना करके हमने जनता को और कोरोना को अपने हाल पे छोड़ दिया, ये माना जाए इसे? देखिए क्या है इसके अंदर, कहीं ना कहीं दोनों पक्ष की गलती है। मतलब सरकार की जो हम कह रहे हैं, वैसे ही पब्लिक की भी गलती है। पब्लिक ने इसको बहुत हल्के अंदाज में लिया कि अगर ये तो खत्म हो गया, अब दोबारा से नहीं आएगा, और हम लोग जैसे भी अपने मूवमेंट करना है वैसे मूवमेंट करें। और उसके लिए अगर कहें कि मतलब वो जो सख्ती थी सरकार की तरफ से, उन्होंने भी ढील दे दी, तो पब्लिक ने मान ही लिया कि हाँ साहब ये तो कोरोना तो अब तकरीबन चला सा गया है, हम लोगों से सारी चीजें रही। और उसके बाद में जो ये चीजें हुई जैसे जैसे हुई, पर ये जो विकट अभी स्थिति हुई है, ऐसी विकट भयावहता का किसी को अंदाजा ही नहीं था। किसी को ऐसा आइडिया नहीं था कि इतनी ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। दूसरी दौर आएगा, पिछली बार जैसे दौर आया उसकी वैसा का वैसा चला जाएगा। और वही देखते हुए सरकारों ने उस तरह से भाई ऐसा नहीं कर सकते कि लोग बागों को अपने खाने की दिक्कत हो जाए, पता चला कि वो लॉकडाउन लगा दिया तो घर में बैठ के मर जाएगा, वैसे मरने की बजाय वो जो डायलॉग आते थे, इस चक्कर में सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया। और वही सारी चीजें जो मिला के ऐसी हुई कि हम ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, और ये चैन को वही आना पड़ेगा, आखिर वही आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लॉकडाउन पे आना पड़ेगा वापस। सर हमारे को देखिए आज की तारीख में हम क्या है, हम व्यापारी वर्ग की तरफ से हम पूरे लगे हुए हैं, संस्थाएं लगी हुई हैं, हर आदमी एक दूसरे की मदद करने लग रहा है। जैसे सारा साहब के लिए इतनी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, हम ये धन्यवाद के पात्र हैं। पर हम ये कह सकते हैं आज की तारीख में हर दूसरा आदमी एक दूसरे की मदद करने के चाह रहा है। डर रहा जरूर है, जैसे अपना घर का परिवार वाला ही अपने हाथ को लगाने से डरता है, इसलिए वो बाहर नहीं जाता। पर कोई आदमी ऑक्सीजन के लिए करा रहा है, कोई कंसंट्रेटर के लिए करा रहा है, कोई एक दूसरे के लिए दवाई के लिए कर रहा है। ये एक भावना वापस से आ चुकी है, और ये भावना एक बहुत बड़ी चीज है। सरकार भी कहीं ना कहीं काम कर रही है, और ये भावना भी कहीं ना कहीं काम करेगी। आपस में एक दूसरे करके मिलकर ही हम इसको कोरोना की जो चैन है इसको तोड़ पाएंगे, पर इसके लिए कुछ सख्त कदम उठाने जरूरी है। चलिए मैं माफी चाहूंगा सारा साहब, अनीता जी आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। बहुत एक ऐसी बातें आपने कही हैं कि अगर अभी भी जनता नहीं समझ सकती है कि हालात देख करके, मेरा जो मकसद था सारा साहब को जोड़ने का, मैं बहुत प्रैक्टिकली मैं सारा साहब से मिलके आया, वहां शमशान में जाके देख के आया वो जो स्थिति है, जो ये सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी हम बेवजह अगर सड़कों पे घूम रहे हैं, मैं तो कई बार ये बात कहता हूं कि सबसे बड़े योद्धा तो आप ही हैं। अगर बेवजह घर में बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये समाज, प्रदेश, देश आपका ऋणी रहेगा कि आपने वो चैन तोड़ने की पूरी कोशिश की है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं बेवजह, आपको खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं, परिवार को डाल रहे हैं, समाज को डाल रहे हैं, प्रदेश को डाल रहे हैं और देश को डाल रहे हैं। आप समाज के दुश्मन हैं, आपको माफ नहीं किया जा सकता। आप छोटे से मास्क को एक बड़ा पर्दा समझ करके चलते हैं, कोई कहता है कुछ नहीं होगा इससे, उसी से हो रहा है। अगर आप हटा रहे हैं, आप प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य इस देश का कि पढ़े लिखे लोग भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। केवल सरकारों के भरोसे नहीं, सरकारों की भी हो सकता है अपने एक लिमिट्स हो, लेकिन हमें खुद को अपनी भी तो एक गाइडलाइन बनानी होगी कि हम
मेरे पीछे जो लोग हैं उनका क्या होगा? आपकी वजह से दूसरा संक्रमित हो सकता है, बेशक आप बच जाएं लेकिन दूसरे को आप जरूर मुसीबत में डाल रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि चैन तोड़ने के लिए हम भी अपना खुद का एक प्रोटोकॉल तय करें और जरूर उसको आगे बढ़ाएं, अवेयरनेस लोगों में लेकर के आए। ये बहुत बड़ी महामारी है, इसे हल्के में ना लें। ये दूसरी लहर, अगर तीसरी लहर आएगी तो आप अंदाजा लगाइए कि होगा क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।